हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा डी साइंस एंड टेक पॉइंट। मैं तुषार राउत और हम लोग स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट लेसन रोटेशनल डायनामिक्स। अभी तक हम लोगों ने रोटेशनल डायनामिक्स का जो फर्स्ट फेज था सर्कुलर मोशंस का, इसे हम लोगों ने कंप्लीट किया है। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, बैंकिंग ऑफ रोड, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वेल ऑफ डेथ, स्पीयर ऑफ डेथ, कोनिकल पेंडुलम, ये सारे टॉपिक जो होते हैं ये सर्कुलर मोशंस के अंडर में कैटेगराइज्ड होते हैं और इसे हम लोगों ने इन डिटेल में स्टडी भी किया है। और आज हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स का सेकेंड फेज स्टार्ट करने वाले, दैट इज रोटेशनल मोशंस। जनरली रोटेशनल डायनामिक्स तीन कैटेगरीज में कवर अप होता है। फर्स्ट इज सर्कुलर मोशन, सेकंड इज रोटेशनल मोशन एंड थर्ड वन इज अ रोलिंग मोशंस। सो सर्कुलर मोशंस जो कि हम लोगों ने कंप्लीट किया है, अभी तक आप लोगों ने उसे स्टडी नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी रोटेशनल मोशंस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिसमें प्रीवियस सर्कुलर मोशंस और अपकमिंग जो रोटेशनल मोशंस रिलेटेड टॉपिक कवर होने वाले वो आपके लिए पूरे अवेलेबल होने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज ठीक लगती है, अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आज हम लोग सेकेंड फेज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रोटेशनल मोशन। सो जनरली हम लोग जब मोशंस की बात करते हैं तो हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं मोशंस इन अ प्लेन, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं रेक्टिलिनियर मोशंस। उसके बाद में हम लोगों ने लास्ट सेशंस तक डिस्कस किया दैट इज सर्कुलर मोशंस। और अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रोटेशनल मोशंस। सो रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग दो टॉपिक्स को फोकस करते हैं, दैट इज बॉडी और ऑब्जेक्ट। जनरली हम लोग बॉडी किस चीज को बोलते हैं और ऑब्जेक्ट किस चीज को बोलते हैं फिजिक्स में। सो कोई भी जो मटेरियल का कॉम्बिनेशन होता है, जो ऑब्जेक्ट मतलब या फिर बॉडी मतलब, जिससे कोई शेप और साइज होती है, मटेरियल का कॉम्बिनेशन होता है, मैटर का कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक पर्टिकुलर शेप और साइज में प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग जनरली बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जनरली बॉडीज दो टाइप में कैटेगराइज्ड होती है, एक होती है रिजिड बॉडी और दूसरी होती है फ्लेक्सिबल बॉडी। सो एग्जैक्टली रिजिड बॉडी किसे बोलते हैं? मान लीजिए अगर ये ऑब्जेक्ट है और दिस इज माई बॉडी। सो अगर इस बॉडी पर हम लोग कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं या फिर प्रेशर अप्लाई होता है, सो एक्सटर्नल फोर्स या फिर प्रेशर अप्लाई करने के बाद में इस बॉडी का अगर शेप और साइज नहीं चेंज होता है, इट डजंट अलाउ टू चेंज शेप एंड साइज विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल प्रेशर, देन दिस बॉडी इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। सो अगर हम लोग इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, साइड से प्रेशर अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, प्रेशर फोर्स अप्लाई किया, जितना फोर्स अप्लाई करना था पूरा फोर्स अप्लाई कर दिया, बट इस बॉडी ने शेप और साइज को नहीं चेंज किया, इसका मैटर जो है जैसे कि वैसे प्रेजेंट है, हर एक पोजीशंस वैसे की वैसी है, कॉम्बिनेशन हुई है, इसने कोई शेप साइज चेंज नहीं की है, देन दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। सो व्हाट इज मीन बाय रिजिड बॉडी? अ बॉडी व्हिच डजंट अलाउ a body doesn't allow to change its shape and size with the application of external force is called as rigid body। मतलब बेटा कितना भी फोर्स लगा दो, कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दो बाहर से, इसका शेप साइज नहीं चेंज होने वाला, इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम। सो इसे हम लोग कहते हैं रिजिड बॉडी। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल बॉडी किसे कहते हैं बेटा? अगर हम लोग बाहर से फोर्स प्रेशर अप्लाई करते हैं और उस फोर्स और प्रेशर के इन्फ्लुएंस में अगर इस बॉडी का शेप साइज अगर चेंज हो जाता है, मान लीजिए रबड़ शेप है, रबड़ होता है तो इसका शेप साइज कम हो जाता है, सो उसे हम लोग फ्लेक्सिबल बॉडी कहते हैं। सो इस दुनिया में परफेक्टली रिजिड बॉडी तो है नहीं बेटा। प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो रिजिड बॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। फोर्स अप्लाई करने के बाद में कुछ ना कुछ तो भी अमाउंट ऑफ साइज और शेप जो होता है वो थोड़ा सा चेंज होता ही है। बट हम लोग प्रैक्टिकली अगर स्टोन की बात करते हैं तो स्टोन पर अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स भी लगाते हैं तो उसका शेप साइज चेंज नहीं होता है। या फिर कोई ऐसा मटेरियल है, माइल्ड स्टील का रॉड है, स्टील रॉड है या फिर मेटल रॉड है, तो उस पर ज्यादा अमाउंट ऑफ अगर फोर्स नहीं लगाते हम लोग तो अप्रोक्सीमेटली उस बॉडीज को हम लोग रिजिड बॉडी कंसिडर कर सकते हैं। सो अगर पेन है तो अभी ज्यादा फोर्स नहीं लगाया तो इस पेन को भी मैं रिजिड कंसिडर कर सकता हूं। सो
प्रेशर या फिर फोर्स एक्सटर्नली अगर अप्लाई होता है, उसके बाद में भी कोई शेप चेंज नहीं होता है, साइज चेंज नहीं होती है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता, उसको कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, देन दिस बॉडी इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। और हम लोग रोटेशनल मोशंस में सिर्फ रिजिड बॉडी की बात करने वाले हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग रोटेशनल मोशंस की बात करेंगे तो इसमें जो ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी होने वाली है, दैट बॉडी इज योर रिजिड बॉडी। सो ऑब्जेक्ट और बॉडी इज माय रिजिड व्हेनेवर इट डजंट अलाउ टू चेंज इट्स शेप एंड साइज। शेप और साइज चेंज होना मतलब इसे हम लोग डिफॉर्मेशंस भी कहते हैं। इट डजंट अलाउ एनी डिफॉर्मेशन विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल प्रेशर। दिस इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। अब नेक्स्ट इस नाम का हेडिंग, दैट इज रोटेशनल मोशंस। सो रोटेशनल मोशन हम लोग किस चीज को कहते हैं? तो मान लीजिए अगर ये ऑब्जेक्ट है बेटा, सो दिस इज माय रिजिड बॉडी ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट की जो हर एक छोटा छोटा पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट अगर हम लोग यहां से स्ट्रेट लाइन में अगर मूव करते हैं तो each and every particle, each and every part of this object also move in the same direction। और हर एक पार्टिकल जो होता है वो पैरेलली मूव करता है, हर एक पार्टिकल। each and every particle of this body move parallel along these conditions, then this motion of this body is called as rectilinear motion। so जनरली हम लोग रेक्टिलिनियर की बात करते हैं। so जब भी ऑब्जेक्ट along straight line मूव करता है, so object moving along a straight line path, उसे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशंस कहते हैं। मतलब each and every particle of this body is moving along the same line and each and every particle has a parallel path to each other। अगर ऐसे भी अगर हम लोग मूव करते हैं तो जैसे मूव करते हैं सेम वे में उसका each and every particle पैरेलली मूव करता है। सो इस टाइप के मोशंस को हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशंस। So motion of any object in which each and every particle moving along the same line or parallel to each other, then it is called as rectilinear motions। अब rotational motions की बात करते हैं बेटा। So पहले rotational motions कैसे होता है उसे देखते हैं। So अगर कोई object rotational motions करता है, मतलब rotation होता है, डे टू डे लाइफ में हम लोग रोटेशन परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो फैन रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है। अगर रूम में देखते हैं हम लोग ऊपर तो रोटेशनल मोशन का बेस्ट एग्जांपल हमारे रूम में अवेलेबल होता है, दैट इज फैन। ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दैट फैन इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशंस। सो जब भी हम लोग रोटेशनल मोशंस की बात करते हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ऑफ बॉडी जो रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, ऑफ बॉडी परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन। ये सबसे पहली बेसिक कंडीशन होती है। सो ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दैट बॉडी परफॉर्म्स सर्कुलर मोशंस। मतलब मान लीजिए कि ये बॉडी है हमारी और ये बॉडी रोटेट कर रही है इस लाइन के इस पोजीशन को ध्यान रखिए, या फिर इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेंगे। देन अगर ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल भी ऐसे ही, सो इस लाइन को मैं मिटा देता हूं, जस्ट एक पोजीशन कंसीडर करता हूं जो परपेंडिकुलर है। मान लीजिए बॉडी है, इस पोजीशन पर उसे मैंने हिंच किया है और हम लोग ऐसे रोटेट कर रहे हैं। देन दिस पार्टिकल आल्सो गेट रोटेट्स। यहां पर जो पार्टिकल है, पार्टिकल भी ऐसे रोटेशन परफॉर्म करने वाला है, पार्टिकल भी, और ये जो रोटेशन परफॉर्म करने वाले पार्टिकल है, तो अगर ये पार्टिकल का मोशन हम लोग कंसीडर करते, देन ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दिस बॉडी परफॉर्म्स कौन सा मोशन है बेटा? सर्कुलर मोशन। सो जब कोई बॉडी और उसके पार्टिकल्स, ईच एंड एवरी पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशंस। कौन सा मोशन परफॉर्म करते हैं बेटा? सर्कुलर मोशंस। और जब पार्टिकल सर्कुलर मोशंस परफॉर्म करते हैं तो वो सारे पार्टिकल्स का जो मोशंस वाला सेंटर होता है वो सेंटर भी सेम ही होता है।
कैसे होता है बेटा? सेंटर सेम होता है और एक ही लाइन पर होता है। सो जब रोटेशनल मोशन बॉडी परफॉर्म करती है तो ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दैट बॉडी परफॉर्म सर्कुलर मोशंस अबाउट अ सेम सेंटर पोजीशन। सेम सेंटर पोजीशन से ईच एंड एवरी पार्टिकल, मतलब हर एक पार्टिकल का सेंटर पोजीशन एक ही होता है, और वो सेंटर पॉइंट अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो वो एक लाइन बनती है जिसे हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब बॉडी रोटेशन परफॉर्म कर रही है मतलब ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दैट बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, और ये जो सर्कुलर मोशन होता है अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पार्टिकल का डिस्टेंस जिसे हम लोग रेडियस कंसिडर करते हैं, सारे पार्टिकल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल। जो सर्कुलर मोशन ये ऑब्जेक्ट परफॉर्म करते हैं, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट परफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसकी सेंटर लाइन उस सर्कल को कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। सो इसे हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो रोटेशनल मोशंस का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशंस मीन ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट performs circular motions about a central line, about a line which is perpendicular to that plane of circle, और ये सेंटर लाइन जो होती है जिसके अबाउट ये मोशन कर रहा है जिसे हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, और दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ईच एंड एवरी पार्टिकल सर्कुलर मोशंस परफॉर्म करता है। सो इसे ही हम लोग कंसिडर करते हैं रोटेशनल मोशन। सो बेटा रोटेशनल मोशंस, जिस बॉडी को रोटेशनल मोशंस की बात कर रहे हैं हम लोग, उस बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हम लोग अज्यूम करते हैं उसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं होने वाली बेटा। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स सेम, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, इसमें कोई इंटरचेंज नहीं होना, इंटरनल स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि शेप और साइज तो बदलने वाले नहीं है। सो देन इट इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशंस। सो मान लीजिए कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, सो इस ऑब्जेक्ट की ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ईच एंड एवरी पार्टिकल इस रेडियस के अबाउट, यहां पर है पर पार्टिकल, ये है, कहीं पर भी है, सो दैट पार्टिकल का सेंटर लाइन जो है हर एक पार्टिकल इस सेंट्रल पोजीशन से ही मैच करता है, इस पोजीशन से। और इस पोजीशंस पर जो सेंटर मैच होते हैं हर एक पार्टिकल्स के लिए, इस पर जो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये लाइन जो सर्कल वाला प्लेन होता है हमेशा उसे परपेंडिकुलर ही होता है। सो जिसे हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ओके, सो सिंपल बात है बेटा, ईच एंड एवरी पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशंस परफॉर्म कर रहा है और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट उसकी रेडियस है। चलिए, सो पहले हम लोगों ने देखा रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन के मूव अलोंग मूव कर रहा है। दूसरा है रोटेशनल मोशंस, और अब हमारा इंटरेस्ट है एक इंपॉर्टेंट टर्म पर जिसका नाम है इनर्शिया। व्हाट इज मीन बाय इनर्शिया? ये इनर्शिया जो वर्ड होता है ना, ये होता है रेजिस्टेंस या फिर अपोजिशंस, जिसे हम लोग शुद्ध भाषा में आलसी बोलते हैं। आलस का मतलब जो अपोज करता है टू चेंज इट्स पोजीशन। अगर ये पेन यहां पर ऐसे की ऐसी है तो इसे मुझे अगर शिफ्ट करना है तो ये जो अपोजिशन ऑफर्ड होता है टू चेंज इट्स पोजीशन, अगर स्टैटिक है तो स्टैटिक के लिए पोजीशन चेंज करना है, या फिर ये मोशन में है तो ये मोशन में है तो इसे मुझे रोकना है। सो जो ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी उसकी स्टेट चेंज करने के लिए अपोज करता है, जो उसका पैरामीटर होता है, जिस पैरामीटर के बेसिस पर उसका अपोजिशन ज्यादा होता है, उस पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। ये जो वर्ड होता है ये हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन से डिराइव होता है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि बॉडी कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। सो जैसे वैसे कि वैसे कंटिन्यू करना इसकी आदत है, और ये आदत मतलब उसका इनर्शिया। अगर उसको चेंज करना है उस पोजीशंस को, तो जो चेंज करने के लिए वो ऑफर्ड करता है पोजीशन रेजिस्टेंस, उसे हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। और जब भी पार्टिकल
स्टेडी है या फिर रेक्टिलिनियर मोशंस के लिए ट्राई करता है, तो इसका इनर्शिया एक चीज पर डिपेंडेंट होता है, और एक पैरामीटर जो इसके लिए इनर्शिया में इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज मास। दैट इज मास ऑफ दैट बॉडी। जितना मास ज्यादा होता है उतना उसका इनर्शिया ज्यादा होता है, उतनी तकलीफ होती है अगर स्टेडी टू मोशंस में लाना है। तो अगर ऑब्जेक्ट हेवी मास वाला मोशन में, तो उसे रोकने के लिए भी उतनी तकलीफ होती है। सो जब भी रेक्टिलिनियर मोशन होता है, तो उसका जो इनर्शिया वाला पैरामीटर होता है, जो अपोजिशन होता है, वो डिपेंड करता है इंपॉर्टेंट फिजिकल पैरामीटर क्वांटिटी पर, जिसका नाम है मास। सो रेक्टिलिनियर मोशंस जितना मास ज्यादा होता है उतना उसका अपोजिशन इनर्शिया ज्यादा होता है। और यही सेम पैरामीटर जो है हम लोग अभी रोटेशन में स्टडी करने वाले हैं। बट जब रोटेशनल मोशंस की बात होती है तो थोड़ा सा चेंज होता है बेटा। थोड़ा क्या चेंज होता है देखिए, अगर मुझे इस पेन को मूव करना है, देखिए इस पेन को ध्यान से देखिए, मैं यहां से अगर इसको मूव करता हूं यहां से, तो इसके लिए फोर्स अप्लाई करना है, यहां से फोर्स अप्लाई करना है, या फिर यहां से। सो जिस पोजीशन से, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैं जितना दूर यहां पर शिफ्ट होता हूं, उतना उसका लिए अपोजिशन ज्यादा ऑफवर्ड होता है, या फिर फोर्स ज्यादा होता है, या फिर टॉर्क ज्यादा होता है। मतलब सब टर्मिनोलॉजी जो लीनियर रिलेटेड है हमारे लिए, ये अभी एंगुलर में टर्म होने वाली है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, अगर लीनियर होता है तो उसे हम लोग एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है। ये रोटेशनल टर्म्स होती है। सो वेलोसिटी लीनियर होती है, जिसे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दिस इज एनालॉगस टू लीनियर एंड एंगुलर टर्मिनोलॉजीज। एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन इज एनालॉगस टू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। जो फोर्स होता है, फोर्स हम लोग आगे उसे स्टडी करने वाले, फोर्स इज एनालॉगस टू टॉर्क होता है। ध्यान रखिए बेटा, रोटेशनल में फोर्स जो होता है टॉर्क के इक्विवेलेंट बनता है। जो मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम कन्वर्ट होता है। दीज आर द एंगुलर टर्मिनोलॉजीज। और सेम मेरा इंटरेस्ट है मास किस टर्म में कन्वर्ट होता है। सो जो मास होता है बेटा, उसकी रोटेशनल टर्म जो होती है, एंगुलर टर्म जो होती है, ये टर्म का नाम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हम लोग मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं, पर इसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और पूरा टॉपिक अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंडेंट है। सो मेरा इंटरेस्ट एक ही है कि इनर्शिया जो कि रेक्टिलिनियर मोशंस में मास, ये पैरामीटर यानी क्वांटिटी पर डिपेंडेंसी होती है, तो रोटेशन में सिर्फ मास पर ही डिपेंड होता है या फिर कोई दूसरे पैरामीटर्स भी होते हैं। सो जब भी ऑब्जेक्ट रोटेशन परफॉर्म करता है तो सिर्फ मास ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर हिंज की बात कर, हम लोग दरवाजा अगर चेंज करते हैं, जो डोर होता है हिंज के अबाउट आप रोटेट करते हैं, तो हर एक पोजीशंस पर उसका फोर्स अलग होता है, उसका इनर्शिया कंडीशंस अलग होती है, और इसी टर्म्स को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि इनर्शिया लीनियर रेक्टिलिनियर मोशंस में मास पर डिपेंड करता है, और रोटेशनल मोशंस में ये टर्म बन जाती है, दैट इज माय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो कैसे एनालॉगस होती है, कैसे होती है, इसको हम लोग बाद में स्टडी करते हैं। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्म क्या होती है इसे देखते हैं। एक्चुअल में टेक्स्ट बुक या फिर कोई भी पढ़ाने वाला आदमी पहले काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन पुट अप करता है, उसके बाद में उस टर्म को इंट्रोड्यूस करता है। बट मेरा पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग है। मैं पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी टर्म को यहां पर इंट्रोड्यूस करूंगा, उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग स्टडी करेंगे और बाद में उसे रेट करेंगे। सो पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही फोकस करते हैं। सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमेशा ध्यान रखना बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग रोटेटिंग बॉडी का ही लेते हैं। सो दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। सो अगर रोटेशन होता है तो रोटेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है, दैट इज अबाउट विच एक्सिस ऑल द पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशंस। सो जब भी हम लोग रोटेशन कहते हैं तो हमारे लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है। और एक बॉडी को हम लोग नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलग मूव कर सकते हैं। अगर पेन है
तो इसे हम लोग ऐसे भी मूव कर सकते हैं, इसे हम लोग ऐसे भी मूव कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सिस है, यहाँ पर एक्सिस है, या फिर इसे हम लोग ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रोटेशनल मोशंस में एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है। सो कोई अगर बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन को एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मूव कर रही है, रोटेट हो रही है, तो मान लीजिए कि दिस इज माय ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेशन परफॉर्म कर रही है। सो रोटेशन परफॉर्म कर रही है मतलब यहां पर इसकी कुछ तो भी एंगुलर वेलोसिटी है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ध्यान रखिए बेटा, जब भी रोटेशनल मोशन कोई रिजिड ऑब्जेक्ट, इंटीग्रल ऑब्जेक्ट रोटेशन परफॉर्म करता है, then each and every particle performs circular motions. Each and every particle turn same circular angle. So angular displacement भी same होता है, time भी same होता है. So each and every particle of this rotating object performs same angular velocity. It is constant for all particles. So जितने भी particles होते हैं इस ऑब्जेक्ट के, जितने भी पार्टिकल्स हम लोग कंसिडर करते हैं, हर एक पार्टिकल इंटीग्रल पार्ट है बेटा बॉडी का, ईच एंड एवरी पार्टिकल कवर सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ सेम टाइम इंटरवल। मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, ईच एंड एवरी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है और वो ऑब्जेक्ट भी सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव करता है। फिर टर्म क्या चेंज करते हैं बेटा, टर्म चेंज होती है लीनियर वेलोसिटी। चलिए बेटा इसे थोड़ा सा फोकस करते हैं। सो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये मूव कर रहा है, जिसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ओमेगा ईच एंड एवरी पार्टिकल के लिए कांस्टेंट है और इस एक्सिस का नाम हम लोग रखते हैं सपोज ओ एक्सिस। देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अबाउट ओ, हमेशा आपको ध्यान रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया विदाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये टर्म हमेशा रोटेशनल बॉडी की होती है, और अगर बॉडी रोटेट हो रही है मतलब उसका कोई ना कोई तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं लेटर कैपिटल आई से। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होता है बेटा, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस रोटेटिंग बॉडी के जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इसके सिचुएशन कंडीशंस है। सपोज मान लीजिए यहां पर एक छोटा सा पार्टिकल सिचुएटेड है जिसका मास m1 है, यहां पर दूसरा है मतलब m2 है, यहां पर तीसरा है इसका मास m3 है, यहां पर सपोज है mn है। सो ये बॉडी बनी हुई है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। किसकी पास में बनी हुई है बेटा, n नंबर ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल। और ये पोजीशंस नहीं बदलने वाले बेटा, ये रिजिड है, यहां का m यहां पर शिफ्ट नहीं होने वाला, यहां का पार्टिकल यहां पर नहीं शिफ्ट होने वाला है। जब भी ये रोटेशन करने वाले ईच एंड एवरी पार्टिकल उसकी सिचुएशन कंटिन्यूअसली वही रहने वाली है, क्योंकि रिजिड बॉडी है। सो रिजिड बॉडी में हम लोग मानते हैं कि ये बॉडी छोटा छोटा पार्टिकल्स की बना हुई है, और ये छोटा छोटा पार्टिकल जो होता है, पहला पार्टिकल मान लीजिए m1 है, m2 है, m3 है, m4 है, m100 है, m1000 है, और लास्ट वाला पार्टिकल mn है। सो मान लीजिए छोटा छोटा पार्टिकल्स की सिचुएशंस है जो कि सिचुएटेड है। मान लीजिए पहला पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, मतलब ये डिस्टेंस इसका रेडियस बनने वाला है। सेकेंड पार्टिकल मान लीजिए यहां पर r2 डिस्टेंस पर सिचुएटेड है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यानी रेडियस है। थर्ड पार्टिकल सपोज r3 पर है, और n नंबर ऑफ पार्टिकल rn डिस्टेंस पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से सिचुएटेड है। सो ये बॉडी जो कि रोटेट हो रही है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, और इसके छोटे छोटे पार्टिकल जो हम लोगों ने सिचुएटेड में कंसीडर्ड किए, जो कि उसकी पोजीशन फिक्स्ड है। मान लीजिए पहला पार्टिकल उसका डिस्टेंस r1, दूसरा r2, r3, r4, r100, r50 और rn। देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, ये होता है अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल। मास ऑफ ईच पार्टिकल, ये जो मास है हर एक पार्टिकल का मास, एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब पहला पार्टिकल का मास कितना है बेटा, m1, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, r1, इसका स्क्वायर, प्लस दूसरा पार्टिकल कितना है बेटा, m2, डिस्टेंस कितना है, सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ r2 का स्क्वायर। तीसरा पार्टिकल m3, डिस्टेंस कितना है बेटा, r3, इसका स्क्वायर। और ऐसे ही हम लोग ऐसे एडिशन करने वाले, हर एक पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई उसका डिस्टेंस।
पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, सॉरी डिस्टेंस नहीं सिर्फ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और ऐसे मानते हैं m into n और इसका डिस्टेंस है r n स्क्वायर. दिस मैथमेटिकल टर्म ऑफ algebraic addition is called as moment of inertia of this rotating object about this axis O. So इसकी डेफिनेशन बनाते हैं बेटा. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन अगर हम लोग कंसीडर करना चाहते हैं तो देखिए कैसे कैसे होती है. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट और बॉडी. चलिए बेटा अब डेफिनेशंस की बात करते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी किसके अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज क्या बेटा प्लस प्लस जिसे हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक सम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो ईच एंड एवरी मास जो होता है उसका मास और जो डिस्टेंस पर वो सिचुएटेड होता है उस डिस्टेंस का स्क्वायर. दिस टर्म इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मतलब सबकी एडिशन है बेटा. सो अगर एडिशन है तो हम लोग इसे सिग्मा फॉर्मेट में लिख सकते हैं. सिग्मा दैट इज m into r n स्क्वायर, और n कितना है बेटा mi भी लिख सकते हैं mi ri स्क्वायर. दिस i from 1 to n. So algebraic sum of mass and square of its distance, जिसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं. चलिए बेटा सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स तो एकदम सिंपल है. सो एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्टेंसेस की मैच कर लीजिए. ओके चलिए इसका एसआई यूनिट बनाते हैं. अगर एसआई यूनिट की अगर बात करते हैं हम लोग तो मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, और ये जो डिस्टेंस होता है डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर, और डिस्टेंस का स्क्वायर है. So the SI unit of moment of inertia is called, और ये बनता है kg मीटर स्क्वायर. कौन सा बनता है बेटा SI यूनिट आपको ध्यान रखना है. क्वेश्चंस हो सकता है डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी एंड स्टेट इज SI यूनिट, देन kg स्क्वायर मीटर. डायमेंशंस की अगर बात करते तो kg मतलब मास m1, मीटर स्क्वायर L2, ये हमारे लिए बनता है इसका डायमेंशन. तो मास किलोग्राम फॉर्मेट में तो 1 L मीटर स्क्वायर है तो L रेज़ टू द पावर 2 वाला फॉर्मेट. सो दिस इज योर डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो सिंपल है बेटा, कुछ ज्यादा लोड मत लीजिए, एकदम सिंपल होने वाला मैथमेटिकल टर्म्स होती है. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. This term is called as moment of inertia. m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square plus mn rn square. This is called as moment of inertia. Mass का ऐसा यूनिट किलोग्राम, distance square मतलब स्क्वायर मीटर, m1 l2 that is my dimension. सिंपल है बेटा. सो ये होता है हमारे लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया. चलो एक बार और रिपीट कर लेते हैं. सिंपल कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज होती है और ये रोटेशन वाला कंसेप्ट है जो कि इनर्शिया है. सो दिस इनर्शिया इन द रोटेशनल कंसेप्ट, रेक्टिलिनियर अगर मोशन होता है तो मास होता है इनर्शिया, यहाँ पर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है और मान लीजिए ये मेरे लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी से पास होने वाला है. सो सिंपल टर्म, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर एक पार्टिकल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही होने वाले हैं, क्योंकि रेजेड है और इसका हर एक पोजीशंस पर रेडियस फिक्स होने वाला है. दैट इज m1 पार्टिकल है, मान लीजिए m2 है, मान लीजिए ये m3 है, और मान लीजिए n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है. ऐसे n पार्टिकल्स है, m1 m2 m3 m4 mn. these are the masses of particle, and ये particles situated at a distance of r1 r2 R3 और ये Rn. Then the moment of inertia of this rotating rigid object about an axis of rotation, जिसे हम लोग I लेटर से डिनोट करते हैं. It is a product, algebraic sum of product of mass m1, its square of distance r1 square plus m2 distance r2 square
प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस 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 mn स्क्वायर। ये टर्म्स को हम लोग अल्जेब्रिक सम फॉर्मेट मध्ये mi स्क्वायर 1 to n पार्टिकल्स के लिए, जिसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन बनती है और इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इसे डिफाइन भी कर सकते हैं। तो बेटा थोड़ा टिपिकल नहीं लग रहा आपको? ये पार्टिकल, छोटा पार्टिकल m1 हर एक पोजीशंस पर मैं उसे कैसे काउंट कर सकता हूँ? ये प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सो प्रैक्टिकली अगर ये डिफिकल्ट होता है तो इससे हम लोग हेल्प लेते हैं मैथमेटिक्स की। किसकी हेल्प लेते हैं बेटा? मैथमेटिक्स की। अगर ये बॉडी अगर कोई रेगुलर शेप फॉर्मेट्स में है और ये हमारे लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर हम लोग इस बॉडी की बात करते हैं तो हम लोग मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन की हेल्प ले सकते हैं। इंटीग्रेशन मतलब बेटा जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हम लोग डिवाइड कर चुके हैं डिफरेंशिएशंस में, उस सब पार्टिकल्स की एडिशन कर सकते हैं हम लोग। सो इट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है अलजेब्रिक सम। सो इस रेगुलर शेप में हम लोग इंटीग्रेशन की हेल्प ले सकते हैं मैथमेटिक्स में। सो मान लीजिए यहां पर एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट इज dm, और इस dm जो छोटा सा एलिमेंटल पार्टिकल है, इसका डिस्टेंस है मान लीजिए r फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्मॉल एलिमेंटल पार्टिकल, जिसे हम लोग इस पूरे शेप में अगर इंटीग्रेट कर लेते हैं फ्रॉम अपर लिमिट लोअर लिमिट्स, अगर लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो इस अकॉर्डिंग हम लोग इसमें इंटीग्रेशंस की भी बात कर सकते हैं। देन दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm। और यहां पर हम लोग इस एरिया को, इस बॉडी को, मास को छोटा सा पार्टिकल लेकर हम लोग यहां पर पूरा इंटीग्रेट करेंगे और इस टर्म से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जनरली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग डिटरमाइन करते हैं तो यही मेथड से डिटरमाइन करते हैं, इंटीग्रेशन। बट इस मेथड के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट काम होती है कि ज्योमेट्रिकल शेप रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर अगर ज्योमेट्री है तो हम लोग उसमें कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। इरेगुलर शेप के लिए तो यही होता है, मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस बनती है। सो ये होती है हमारे लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले बेटा मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिक्लेयर कर दिया है, नहीं तो जनरली क्या होता है कि मास रेक्टिलिनियर मोशन का इनर्शिया का पैरामीटर होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन में होता है। बट हम लोग पहले उससे काइनेटिक एनर्जी में डिराइव करते हैं, उसके बाद में हम लोग कहते हैं कि ये टर्म मास की जैसी लग रही है, मतलब इसे हम लोग अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। बेटा पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ लेते हैं, बाद में उस टर्म्स को एक बार और रिपीट करेंगे। चलिए बेटा, सो अभी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये एनालॉगस टू मास कैसे होती है। एक्चुअल में मैंने सेकेंड पार्ट पहले डिलीवर कर दिया है, फर्स्ट पार्ट बाकी रखा है। सो एम पहले ही पता है आप लोग को, अब आपको सिर्फ स्टार्ट करना है। सो स्टार्ट, जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले कि मास जो होती है, जिससे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशंस में मास ये इनर्शिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे रोटेशन में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इस रोटेशनल टर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग टॉर्क की बात कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात कर सकते हैं। सो जनरली पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी को ही इन टर्म्स ऑफ मास एक्सप्रेस करते हैं, बाद में हम लोग टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क में भी मास को एनालॉगस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने वाला है और काइनेटिक एनर्जी में मास को एनालॉगस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने वाला है। अभी आप लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, हम लोग यहां पर डिराइव करेंगे, उसके बाद में वो टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, ये सेव करेंगे। सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करता है तब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये दो पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। कौन सा पैरामीटर्स होती है बेटा? दैट इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर। सो मतलब m जो होता है दैट इज मास और इनर्शिया, और जो v होती है, v मतलब लीनियर मोशंस की लीनियर वेलोसिटी। सो ईच एन ऑब्जेक्ट जब भी मूव करता है रेक्टिलिनियर मोशंस तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी ये होती है हाफ ऑफ mv स्क्वायर। जब रेक्टिलिनियर मोशन होता है तो ईच एंड एवरी पार्टिकल परफॉर्म सेम लीनियर वेलोसिटी।
हर एक की लीनियर वेलोसिटी सेम होती है क्योंकि हर एक पार्टिकल पैरेलली तो मूव करता है बेटा। रेक्टिलिनियर मोशंस में ईच एंड एवरी पार्टिकल परफॉर्म्स सेम मोशन, इसीलिए तो हम लोग उसे रेक्टिलिनियर कहते हैं। रोटेशनल में हर एक पार्टिकल सेम मोशंस नहीं परफॉर्म करता है। रोटेशनल में एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। मतलब हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, बट काइनेटिक एनर्जी नहीं है सेम। सो एंगुलर वेलोसिटी सेम है मतलब लीनियर वेलोसिटी नहीं है सेम। चलिए इसे थोड़ा सा एक्सप्रेस कर लेते हैं। चलिए बेटा मान के चलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है। सो दिस इज माय ऑब्जेक्ट, 3D डायग्राम स्पेस का एडजस्टमेंट करते हैं और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सो दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट दिस ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन एंड हैविंग एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। चलिए ये हमारे लिए सेंटर पोजीशन है। यहां पर एक छोटा सा मास मान लेते हैं जिसका मास है m1। सो ईच एंड एवरी पार्टिकल सिचुएटेड एट अ डिस्टेंसेस ऑफ समथिंग, ये रिजिड है मतलब ये डिस्टेंसेस बदलने वाले नहीं, कुछ भी फोर्सेस लगाइए। यहां पर मान लीजिए एक छोटा सा मास है m1 इस पार्टिकल्स का, यहां पर मानते हैं दूसरा सपोज m2, यहां पर मान लीजिए थोड़ा सा m3, इसका मास है सपोज m3 और यहां पर मानते हैं mn। सो यहां पर छोटे छोटे पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अगर इसकी टोटल मास की अगर हम लोग बात करते हैं, टोटल मास, तो टोटल मास अगर m है तो हर एक पार्टिकल के मास के एडिशन है m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस 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 mn। हर एक छोटा छोटा पार्टिकल का मास मतलब टोटल मास होता है। और ये पार्टिकल्स कहां पर सिचुएटेड है, तो m1 पार्टिकल जो है बेटा मानते हैं कि r1 डिस्टेंस पर सिचुएटेड है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो ये है r1 डिस्टेंस पर। सो दिस इज r1। ये जो है ये मान लेते हैं यहां पर सेकेंड पार्टिकल है, इसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r2 है। यहां पर एक तीसरा पार्टिकल है तो इसका डिस्टेंस सपोज r3 है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। और ये n नंबर का पार्टिकल है, इसका डिस्टेंस मानते हैं rn है। और अगर ये ऐसे सर्कुलर मोशंस परफॉर्म कर रहे हैं मतलब इसकी जो वेलोसिटीज होती है ये एक्सिस को टेंजेंट होती है। ये कैसे होते हैं, जिस पोजीशन पर है, जिस प्लेन में मूव कर रहे हैं उस प्लेन में लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट। सो टेंजेंट है इसकी लीनियर वेलोसिटी। इस पार्टिकल की अगर हम लोग बात करते हैं, इसकी वेलोसिटी है मान लीजिए v1। लीनियर वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस और लीनियर वेलोसिटी होती है इसकी एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय सेंटर से इसका डिस्टेंस। सो ये होगी हमारे लिए ओमेगा इंटू r1। इसकी अगर बात करते हैं हम लोग, ये भी परपेंडिकुलर और टेंजेंशियल है। सेकेंड पार्टिकल है, मान लेते इसकी वेलोसिटी v2 है और ये है ओमेगा इंटू r2। क्योंकि हमें पता होता है लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय सेंटर से उसका डिस्टेंस ओमेगा इंटू r। फर्स्ट पार्टिकल है, इसका डिस्टेंस r1 है, सेकेंड पार्टिकल r2, थर्ड r3, rn। then the velocity equals to omega into r2, omega into r1, omega into r3, omega into rn। और ओमेगा हर एक पार्टिकल के लिए कैसे बेटा सेम है। अगर इसकी बात करते हैं हम लोग, ये भी इसके लिए परपेंडिकुलर है। सो दिस इज माय v3 ओमेगा इंटू r3 और ये भी हमारे लिए परपेंडिकुलर। सो ईच एंड एवरी पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी है परपेंडिकुलर और डिस्टेंस ओमेगा इंटू उसका डिस्टेंस rn है। So each and every particle performing rotational motion, circular motions perform कर रहे हैं। परपेंडिकुलर इसके लिए इसके वेलोसिटीज है। और अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो हर एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को हम लोग पार्टिकल्स के हिसाब से कंसीडर करते हैं। सो m1, m2, m3, mn particle masses, r1, r2, r3, rn distance from axis of rotation respectively v1,
equals to omega into r1, v2 equals to omega into r2, v3 omega into r3, vn omega into rn, linear velocities respectively of these particles. और मेरा इंटरेस्ट है काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना। सो काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ m v स्क्वायर। सो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी के अकॉर्डिंग इसे हम लोग ऐड करते हैं। पहला पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल की 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस half of m3 v3 square plus dot 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 last particle m by mn vn square। चलिए बेटा एडिशन करके कैलकुलेट करते हैं। हाफ तो हर एक जगह हर एक पोजीशंस पर है तो कॉमन लेते हैं 1/2 m1। चलिए बेटा v1 की वैल्यूएशन v1 कितना है ओमेगा इंटू r1 और यहां पर ओमेगा इंटू r1 इसका क्या है बेटा स्क्वायर है। तो ये बनता है ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस सेकेंड कंडीशन कौन सा बेटा m2 v2 का वैल्यूएशन ओमेगा इंटू r2 सो दिस विल बिकम ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर m3 ओमेगा स्क्वायर r3 स्क्वायर प्लस 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 ओमेगा mn ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू rn स्क्वायर। सो बेटा ये बन गया हमारे लिए ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। सो दिस ओमेगा ओमेगा हर एक इसमें कॉमन है इसे बाहर निकलते हैं। सो दिस बिकम 1/2 ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या बचता है उसे देखिए बेटा। ब्रैकेट में बच रहा है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस 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 mn rn स्क्वायर। और अगर इस टर्म्स को अगर हम लोग इस फार्मूला से कंपेयर करते हैं हाफ ऑफ mv स्क्वायर। सो v की जगह पर यहां पर ओमेगा स्क्वायर तो आ चुका है बेटा। सो v इज माय लीनियर वेलोसिटी और जब रोटेट कर रहा है तो v इज कन्वर्टेड टू एंगुलर। मतलब ये हाफ कांस्टेंट है वैसी की वैसी है। मतलब v स्क्वायर के साइड में जो टर्म होती है दैट टर्म्स आर इनर्शिया। लीनियर अगर होता है तो लीनियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी लीनियर में मास इनर्शिया होता है। सो ओमेगा के साइड में जो भी पूरा पैरामीटर होने वाला है दैट इज इक्विवेलेंट या फिर एनालॉगस टू द मास एनालॉगस टू इनर्शिया। सो ओमेगा के साइड में जो टर्म्स होती है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस 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 mn rn स्क्वायर जो कि इस फार्मूला में अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहां पर वेलोसिटी इज एनालॉगस टू एंगुलर वेलोसिटी और मास जो है दिस एनालॉगस टू टोटल दिस ब्रैकेट टर्म। और जो मास लीनियर में इनर्शिया होता है मास डिपेंडेंट वैसे ही रोटेशनल में इस पैरामीटर पर मास यानी इनर्शिया डिपेंडेंसी है। सो ये टर्म जैसे मास लीनियर में होती है वैसे सेम टर्म यहां पर होती है रोटेशन में और इस टर्म का नाम हम लोगों ने रखा है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो जनरली पढ़ाते टाइम आपको ऐसे बोलते हैं कि ऐसे ऐसे होता है। सो ये टर्म यहां पर जो हो गई है ये मास के जैसी एनालॉगस है और इस मास के जैसे एनालॉगस टर्म को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। वही तो बोला है मैंने भाई पहले थोड़ा डिटेल में समझा है। सो दिस टर्म m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस 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 mn rn स्क्वायर दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू द मास। जैसे मास होता है लीनियर मोशंस में वो मास का रोल यहां पर ये टर्म कैलकुलेट करती है। मतलब बेटा मास सिर्फ एक पैरामीटर पर इनर्शिया डिपेंड नहीं है डिपेंड है बेटा r1 r2 का स्क्वायर यानी मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से किस पोजीशंस पर सिचुएटेड है इस पैरामीटर पर डिपेंड होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। सो मास एक पैरामीटर नहीं है रोटेशन में सिर्फ मास को ध्यान नहीं रखना है बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास कितने दूर पर बैठा हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे इनर्शिया बढ़ जाता है
डिस्टेंस ही नहीं बेटा, डिस्टेंस का तो स्क्वायर रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दिस इज स्क्वायर ऑफ रोटेट एनर्जी। सो ये क्वेश्चंस भी स्टेट बोर्ड में पूछते हैं कि प्रूव दैट या फिर कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। तो आपको ऐसे लिखना है, ये डायग्राम बनानी है, 4 पार्टिकल्स दिखा देते हैं। यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट लिखना है, लेट द पासेस m1 m2 m3 dot dot mn are the small particle masses situated at distance of r1 r2 r3 dot dot rn respectively having linear velocities omega r1 omega r2, then the total kinetic energy algebraic sum करनी है, यहाँ पर ब्रैकेट्स में ये करना है और यहाँ पर लिखना है। But m1 r1 square plus m2 r2 square is called as moment of inertia, and this formula of rotating body, that is kinetic energy of rotating body, equals to half of I into omega square. So kinetic energy of rotating body आपको हमेशा ध्यान रखना है half of I omega square, और लीनियर में होता है half of mv square। इनमें ओमेगा और v एनालगस है और मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनालगस है। तो अगर आपको लीनियर मोशंस की अगर बात होती है तो वहां पर अगर काइनेटिक एनर्जी आप डिटरमाइन करते हो, देन दिस काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर होती है, और रोटेटिंग बॉडी जो होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर होती है। चलिए बेटा, तो ये 2 मार्क के अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो इस टर्म से आपको ध्यान रखना है, ऐसा लिखना है या पर सिंपल इसे एडजस्ट करना है। और ऐसे ही हम लोग इस टर्म को एनालॉगस कंसीडर करते हैं, दैट इज मास के साथ। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, दिस टर्म इज एनालॉगस, जिसमें मास के साथ साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी डिपेंड करता है। चलिए बेटा, सो और एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल्स की, सिंगल पार्टिकल की अगर हम लोग बात करते हैं या फिर बॉडी की अगर बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हमेशा आपको ध्यान रखना होता है। चलिए बेटा, चलिए कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल पार्टिकल, अगर सिंगल पार्टिकल है, अगर सिंगल पार्टिकल है, मान लीजिए ये सिंगल पार्टिकल है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो सीधा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस की बात करिए, और इसका जो मास है, दिस मास, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है mr स्क्वायर। अगर कहीं पर भी आपको सिंगल पार्टिकल की बात होती है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस सिंगल पार्टिकल का मास और उस सिंगल पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, उसका स्क्वायर, दिस टर्म इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिंगल मास, सिंगल पार्टिकल मास, सिंगल पार्टिकल मास। और ये पार्टिकल जो है, अगर ये बॉडी होती है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस होते हैं, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है अलजेब्रिक सम m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस 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 mn rn स्क्वायर। तो इतना लंबा तो नहीं खींचेंगे हम लोग, यहां पर ध्यान रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर इनटू dr। सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रोटेटिंग बॉडी। सो बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस टर्म से आप लोग डिटरमाइन कर सकते हो। सो एक बार मैं और कॉन्सेंट्रेट करता हूं। सो बेटा, मेरे लिए एक प्रॉब्लम है, ये ऑब्जेक्ट जो मास है, इसका मास तो चेंज होने वाला नहीं है। फिर ये ऑब्जेक्ट यहां पर रोटेट हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, या फिर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। इसमें जितने m1 m2 m3 m1 मासेस है, सेम मासेस इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट होने वाले हैं और इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट होने वाला है। बट जब भी ऑब्जेक्ट रोटेट होता है तो उसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली टर्म्स होती है, उसमें से जो मास के पार्टिकल्स होते हैं m1 m2 m3, ये तो कांस्टेंट ही होते हैं। सिर्फ चेंज होते हैं बेटा, दैट इज डिस्टेंस ऑफ दैट masses or distance of that particle from axis of rotation. So जितना axis of rotation से वो mass particles दूर होते हैं, उतनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली क्वांटिटी उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग स्क्वायर के फॉर्मेट में ज्यादा होती है। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी रोटेटिंग बॉडी, जब भी जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट वो मोशन कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, तो जितना उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर डिस्टेंसेस पर मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन है,
जितने दूर डिस्टेंसेस पर मासेस कॉन्सेंट्रेट होते हैं उतना ही उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, एक सेम ऑब्जेक्ट है, उसके दो अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं, तो जिस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है आपको कंफर्म पता होना चाहिए दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट मासेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये टर्म आपको सीटी में एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम याद रखनी है। जैसे अगर ये है तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ये एक्सिस ए है और एक्सिस बी है, इस ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां से थोड़ा क्लोज डिस्टेंस पर मासेस सिचुएटेड है कंपेयर टू दिस एक्सिस, तो कंफर्म ए और अगर बी की बात करते हैं तो ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस दूर दूर सिचुएटेड है, कंफर्म ज्यादा ही होने वाला है क्योंकि यहां पर मासेस m1 m2 तो कांस्टेंट है। सो जब भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूएशंस बढ़ती है तो आपको दो टर्म्स को ध्यान रखना है, एक तो उसका मास बढ़ रहा है उस ऑब्जेक्ट का, तो जनरली मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन अगर ऑब्जेक्ट सेम है तो मास तो कोई चेंज होने के पैरामीटर नहीं बचता है, या फिर सेकंड पैरामीटर ध्यान रखना है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट मासेस इज इंक्रीजिंग। जितना ज्यादा दूर आपका मास कॉन्सेंट्रेट होता है उतना आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अगर बॉडीज में कंपेयर करना है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्लोज मासेस कॉन्सेंट्रेट होता है उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, और जितना ज्यादा दूर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका ज्यादा होता है। और इसी टर्म्स में एक हम लोग नई टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। आज हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशंस पर पेंट कर देंगे इस वीडियो को। सो दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसे हम लोग के से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग के से डिनोट करते हैं। चलिए चलिए यहां पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइए बेटा। सो ये हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर एक छोटा सा डेफिनेशन वाइज m1, यहां पर दूसरा m2, यहां पर तीसरा m3 और यहां पर है mn। छोटे छोटे पार्टिकल मासेस डेफिनेशन वाइज, एक तो ऐसा करिए नहीं तो इंटीग्रेशन वाली मेथड, ये ऐसी, ये छोटा सा एलिमेंट ऑफ मास, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसका डिस्टेंस r, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर इनटू dm। ये सबसे इजी, ये बेसिक डेफिनेशंस, दोनों एक ही है बेटा, कोई दूसरी चीज नहीं है। अब क्या है 11th स्टैंडर्ड में इंटीग्रेशन थोड़ा पता नहीं होता इसलिए ये डिफिकल्ट जाता है। सो दिस इज r1, दिस इज r2, दिस इज r3 और ये nth पार्टिकल दैट इज rn। सो ये सब कैलकुलेशंस मैंने कर दिए बेटा, और फाइनली सब ये कैलकुलेशंस करने के बाद में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस 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 mn rn स्क्वायर, और इसकी कुछ तो भी अमाउंट ऑफ वैल्यू यहां पर फिक्स हो चुकी है, इट इज I। कितना बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ट्रेडिशनल वे से या फिर इंटीग्रेशन मेथड से हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। सो इसकी कुछ तो भी अमाउंट ऑफ वैल्यू आ चुकी है, x अमाउंट ऑफ वैल्यू आ चुकी है, बट हर एक टाइम पर इसका ऐसे करना है क्या? सो इसके लिए एक सिंपल टर्म यहां पर इंट्रोड्यूस होती है जिसका नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन। सो यहां पर जो वैल्यूएशंस होता है बेटा, ये वैल्यूएशंस में हम लोग एक टर्म मैथमेटिकल इंट्रोड्यूस करते हैं, इसका जो टोटल मास होता है, क्या होता है बेटा? टोटल मास, सब m डिनोट करते हैं। इस टोटल मास को एक डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, के स्क्वायर, एक डिस्टेंस यानी k मानते हैं और उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे बेटा? टोटल मास से। और ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट होता है m k स्क्वायर
और ये प्रोडक्ट और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस ऑब्जेक्ट का इस एक्सिस का अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों की वैल्यू सेम होती है। मतलब इस मेथड से अगर हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 kg स्क्वायर मीटर कैलकुलेट किया है, तो यहां पर इस मेथड से भी हम लोग 100 kg स्क्वायर मीटर ही कैलकुलेट करने वाले हैं। के की वैल्यू हम लोग इसी तरह से एडजस्ट करेंगे कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू और इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सेम होने वाली है। मतलब बेटा हम लोग एक पोजीशंस पर ये मानते हैं कि यहां पर एक सिंपल पोजीशंस है, इमेजिनरी पोजीशंस का डिस्टेंस मानते हैं के, इमेजिनरी पोजीशंस का डिस्टेंस मानते हैं। ध्यान रखिए बेटा ये सेंटर ऑफ मास भी है, एक इमेजिनरी पोजीशंस मानते हैं इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और उसका मान लेते हैं डिस्टेंस के है, और इस डिस्टेंस का स्क्वायर यानी के स्क्वायर, और इस ऑब्जेक्ट का मास m, इसका आंसर जो है ये इस एक्सिस के अबाउट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वैल्यू से सेम मैच करता है। देन this value of this distance k is called as radius of gyration. So radius of gyration एक imaginary terms होती है, imaginary distance terms होती है। It is an approximate distance. It is a distance, approximately perfect distance होता है। It is a distance between a position from the axis of rotation whose square and its total mass and the product of whose square and total mass of that body gives the same moment of inertia as about that axis. Then this distance is imaginary points का जो imaginary positions का distance होता है, इस distance को ही हम लोग radius of gyration कहते हैं। हम लोग इस लंबी लचकी वाली टर्म्स में हम लोग ज्यादा भरोसा नहीं करते, हम लोग एक imaginary positions डिस्कस कर लेते हैं k, और k का स्क्वायर और टोटल मास का मल्टीप्लिकेशन, ये मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक नई टर्म यहां पर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज k स्क्वायर, दैट इज mk स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब mk स्क्वायर, m मतलब टोटल मास, k मतलब इमेजिनरी पोजीशंस का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हिच गिव्स द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस। इतना पूरा झमेला करने के बाद में वही आंसर आने वाला है, और k स्क्वायर को टोटल मास से मल्टीप्लाई करने के बाद में वही डिस्टेंस आने वाला है। सो दिस k स्क्वायर टर्म is called as square of radius of gyration। उस k को हम लोग radius of gyration कहते हैं। So what is radius of gyration? Radius of gyration is a distance between axis of rotation and imaginary position where total mass is supposed to be considered. It is not center of mass। जिस पोजीशंस पर टोटल मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस पोजीशंस पर हम लोग मानते हैं कि वो इस पोजीशंस पर मास होता है, उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। और सेंटर ऑफ मास और रेडियस ऑफ गायरेशन वाला ये पोजीशन बिल्कुल नहीं है। सेंटर ऑफ मास अलग टर्म्स होती है और इस पोजीशन पर सेंटर ऑफ मास नहीं होता है। यहां पर हम लोग मान के चल रहे हैं कि टोटल मास हो सकता है या फिर पोजीशन है मासेस की, जिसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एक डिस्टेंस स्क्वायर से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होने वाला है। उस डिस्टेंस के पोजीशंस को ही हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। दैट इज के। मैथमेटिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो इस m को डिवाइड उसमें करते हैं, तो दैट k स्क्वायर इक्वल्स टू i डिवाइड बाय m, और रेडियस ऑफ गायरेशन k इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ i बाय m। सो रेडियस ऑफ गायरेशन का कैलकुलेशन करना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उस ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर लीजिए और उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन। सो आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है, सर रेडियस ऑफ गायरेशन क्यों हम लोग लेते हैं? तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है। रेडियस ऑफ गायरेशन के वैल्यू से हम लोग पता कर सकते हैं कि जितना रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू, अगर m मास तो बेटा फिक्स ही है ना, ये ऑब्जेक्ट का मास तो नहीं बदलने वाला। सिर्फ बदलने वाली क्या है, अगर मास फिक्स है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है, मतलब k स्क्वायर वाली टर्म चेंज हो रही है। फिर k स्क्वायर वाली टर्म बढ़ रही है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है। और जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन मास जो होता है एक्सिस से दूर होता है। मतलब हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू ज्यादा है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से मासेस दूर दूर तक सिचुएटेड है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट मासेस फ्रॉम दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फार अवे, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर पास में है तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी कम है। सो यहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना है, रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू अगर छोटी है, कम है, मतलब मासेस क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ज्यादा वैल्यू है तो मासेस आर फार अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जितना रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा, उतना मासेस वहां से ज्यादा दूर तक सिचुएटेड होते हैं। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है, दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन। Radius of gyration is a distance between axis of rotation and imaginary position where total mass is supposed to be considered. It is not mass movement, center of mass, where total mass is supposed to be considered
which gives the same moment of inertia as about that axis with a product I equals to mk square. So k equals to radius of gyration. मैथमेटिकल हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो I by m का स्क्वायर रूट ले लीजिए, रेडियस ऑफ gyration की वैल्यू आपको मिल जाती है. रेडियस ऑफ gyration एक सिंपल डिस्टेंस होता है, तो इस अकॉर्डिंग इसका SI यूनिट जो होता है इन मीटर होता है. अगर डायमेंशंस की बात करते हैं तो L1 इसका डायमेंशन होता है. और रेडियस ऑफ gyration आपके लिए एक हेल्पफुल टर्म होती है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टेट कर सकते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, चलिए बेटा. सो आज हम लोगों ने तीन टर्म्स को फोकस किया, दैट इज इनर्शिया. अगर रेक्टिलिनियर मोशन होता है तो इनर्शिया डायरेक्टली एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट होता है. रेक्टिलिनियर मोशन जिसमें इनर्शिया डायरेक्टली रिलेट करता है मास से, डायरेक्ट रिलेट करता है मास से. अगर ये रोटेशनल मोशन होता है, रोटेशनल मोशन का मतलब होता है बेटा ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी मतलब जिसका कोई शेप साइज चेंज नहीं होना, हर एक पोजीशंस पर पार्टिकल फिक्स पोजीशंस पर है, फोर्स लगाओ कुछ भी लगाओ. प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता है, पर हम लोग जो स्टोन माइल्ड स्टील के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उससे हम लोग रिजिड मान सकते हैं. So each and every particle of that rotating body performs circular motion about an axis of rotation. और axis of rotation सर्कल को हमेशा परपेंडिकुलर लाइन होती है और उसी लाइन से सब डिस्टेंस से सिचुएटेड होते हैं. So a body which performs a body performing rotational motions means each and every particle of that object or that body performs circular motions about an axis of rotation. Axis of rotation परपेंडिकुलर होता है सर्कल्स को और एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर एक पार्टिकल को सर्कुलर मोशंस परफॉर्म करते हैं. वो लाइंस जॉइनिंग टू दैट सेंटर्स उसे हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं. और इसमें इनर्शिया सिर्फ मास पर डिपेंड नहीं होता है, इसमें इनर्शिया डिपेंड करता है दो टर्म्स पर. एक होता है मास और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. और इसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में अगर एनालॉगस करते हैं तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है m into r square, so m1 r1 square plus m2 r2 square plus mn rn square, या फिर इंटीग्रेशन फॉर्मेट में r square into dm. so this is moment of inertia. उसके बाद में यहां पर हम लोगों ने एक दूसरी टर्म इंट्रोड्यूस की है, दैट इज रेडियस ऑफ gyration. एक इमेजिनरी पोजीशंस का डिस्टेंस गिव्स द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस. और काइनेटिक एनर्जी को भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, लीनियर अगर बॉडी होती है, लीनियर मोशंस की अगर बात करते हैं तो ये होती है हाफ ऑफ mv स्क्वायर. और रोटेशन होता है तो ये होता है हाफ मास का एनालॉगस टर्म होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर. सो बेटा आपको ध्यान रखना है रोटेशन में मास की एनालॉगस टर्म होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे कि लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क. वैसे मास यानी इनर्शिया यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो बेटा इस टर्म्स को आपको याद रखना है, थोड़ा सा अच्छी तरह से फोकस करना है और इसी बेसिस पर आपको पूरा सेशंस कंप्लीट करना है. सो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहाँ पर दो क्वेश्चंस आपके लिए कंप्लीट हो चुके हैं. दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन, इसका SI यूनिट kg स्क्वायर मीटर डेफिनेशन. उसके बाद में रेडियस ऑफ gyration की डेफिनेशन SI यूनिट मीटर. काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स को हम लोग उसे एनालॉगस करते हैं मास को इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो दिस इज अ बेसिक फंडामेंटल्स. बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, रोटेशनल मोशन बहुत इंटरेस्टिंग है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है. सो दिस इज फर्स्ट लेसन फ्रॉम रोटेशनल मोशंस. मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को अच्छा रहा होगा, आप लोगों ने इतनी देर तक सुना है, उसे स्टडी किया है, इसके लिए आपको थैंक्स. और नेक्स्ट सेशंस में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर फोकस करने वाले, जिसमें हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम फोकस करेंगे. सो नेक्स्ट सेशंस विल बी पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि आपके क्वेश्चंस कवर करते हैं. यहाँ पर 3 क्वेश्चंस कवर होते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन, रिजिड बॉडी की डेफिनेशंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली टर्म्स इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एनालॉगस टू द मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ gyration.
उसकी डेफिनेशन और सिग्निफिकेंस, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो बेटा चलिए इस टर्म्स को अच्छी तरह से फोकस करिए, एक बार और इसे थोड़ा रिकॉल कर लीजिए, दो बार इसे देख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहिए जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिए बेटा, पर इसमें कंजूसी ना करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग